आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं उपमा सिंह और मेरे साथ है उस दिलचस्प वेब सीरीज़ की कास्ट जिसने हमें सिखाया कि ज़िंदगी एक गुल्लक की तरह होती है। तो उसमें किस्से जोड़ते जाइए, क्योंकि जब भी ये किस्से याद आएंगे आपके चेहरे पे मुस्कान दे जाएंगे। और याद रखिएगा, ये किस्से हैं, कहानियाँ नहीं, इनके कोई ओर छोड़ नहीं होती, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस्सों का पिटारा। मिश्रा परिवार के जो मुखिया हैं संतोष मिश्रा पापा जी यानी जमील खान, बड़े बेटे अनु मिश्रा यानी वैभव राजगुप्ता, मम्मी जी और अमन नहीं है यहाँ पे लेकिन उनकी कमी पूरी करेंगी बिट्टू की मम्मी तो सुनीता राजवर जी। तो सुनीता जी आप अभी हैं नहीं, आपकी पड़ोसी गीतांजलि जी, तो बिचिंग विचिंग कुछ करना हो तो कर सकती हैं। नहीं वो अन्नू की मम्मी के संग तो दोस्ती है ना मेरी। वो तो मतलब मेरी, हाँ वो तो मेरी राजदार है। तो एक तो चाहिए होता है बंदा जिसके साथ आप शेयर कर सको। उनकी बिचिंग करूंगी तो फिर जाऊंगी कहाँ? वही तो एक मेरे को सुनती है पूरे मोहल्ले में। तो चलिए शेयर करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अभी शेयर करने के लिए बैठे हैं। पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग का जो सिनेमा को लेकर के जो प्यार हुआ कि मुझे एक्टर बनना है, ये जो किस्सा था वो मैं जानना चाहूँगी आप तीनों का। मैं एक्चुअली ऐसा बचपन से तो मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था। मैं कुछ अलग करना चाहती थी और सही बात बताऊं तो मैं आर्मी में जाना चाहती थी। लेकिन मैं पढ़ाई में तो फुस थी, तो वो तो वैसे ही कट गया मेरा। इरादा वहीं पर ही ख़त्म हो गया था। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नैनीताल गई और वहाँ पर जो थिएटर ग्रुप है युग मंच, उसमें लेट निर्मल पांडे अपनी फेलोशिप का प्ले कर रहे थे एनएसडी के लिए। तो उनके प्ले में 3-4 फीमेल्स थी। तो उन्होंने कॉलेज में लड़कों को बोला हुआ था कि अपने कॉलेज में बोलना लड़कियों को अगर प्ले करना चाहती हैं। तो फिर हम लोग उनके पास 2-4 लोग गए थे और वहाँ पहली बार मुझे एक नाटक में काम करने का मौका मिला। तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि उसमें आपके कितने परसेंटेज आते हैं, क्या आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं था। और वो जो पूरा प्रोसेस था, जब आप लोग छोटे शहरों में थिएटर करते हैं तो खुद ही मंच बनाते हैं, खुद ही दुकान से चाय लेकर आते हैं, खुद ही झाड़ू पोछा, खुद ही सेट बना रहे हैं, सब कुछ खुद करते हैं ना। तो वो जो पूरा प्रोसेस था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे उस चीज़ में बहुत मज़ा आया। और जब मुझे उन लोगों ने बोला कि तुम जो है थिएटर करो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इसमें, तो वो मेरे को ऐसे लगा बस अब मुझे राह दिख गई कि मुझे जीवन में करना क्या है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। मेरी मतलब 2 वो हैं, तो सिनेमा से प्यार और फिर एक्टर बनना। तो सिनेमा से प्यार तो बचपन में हो गया था। आई थिंक मुझे अभी भी याद है, मैंने पहली फिल्म बॉर्डर, मैंने जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो थिएटर में मुझे मेरे चाचा लेके गए थे। सो वो थिएटर नहीं था, बेसिकली पल्लियाँ लगी हुई थी ब्लैक कलर की, ओपन वाला ऐसा। हाँ, और पल्लियाँ लगी हुई थी और एक टॉर्च से वो मार रहा था। और जो अंदर बैठे हुए थे वो सीट होती है ना लकड़ी बेंच की, टाइप बेंच टाइप के, वो सब पड़े हुए थे और ठिलिया विलिया भी थी अंदर। अच्छा। सो मैं जब घुसा अंदर तो बीच में उसके टॉर्च के सेल खत्म हो गए तो उसने जितनी देर टॉर्च के सेल लगाने में टाइम लगाया, उतनी देर जो माहौल था, जो सीटियाँ बज रही थी, मस्ती, वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की थी। मैं घर से पहली बार कोई कितने साल के थे आप? बहुत छोटा हूँगा मैं हूँगा कुछ 5th में या 6th में हूँगा मैं। तो मेरी पहली फिल्म बॉर्डर थी और तब मुझे लगा कि ये कुछ है। और फिर घर में हमारे वहाँ वो आता था ना, बैटरी आती थी, तो वास्तव फिल्म मेरे चाचा को बहुत पसंद थी। तो वो बैटरी पे वो VCR लगा के, लाइट आती नहीं थी तो, और पूरा मोहल्ला आता था। तो फिल्म का पता नहीं, हमारे यूपी साइड मतलब हम लोग के साइड में ना फिल्मों का अलग क्रेज़ है। तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो हम लोग तो सिनेमा लवर्स हैं। और उसके बाद जब बॉम्बे आए तो फिर वो थिएटर शुरू किया, तो एक्टिंग पता चला कि अच्छा तुमको भी मुझे खुद बनना है। तो वो एक बड़ा, हाँ, मेरे ख्याल में छोटे शहरों में एंटरटेनमेंट का ज़रिया सिनेमा ही सबसे बड़ा माना जाता है। और सिनेमा देखने का शौक़ था, चोरी छिपे भी जाते थे, इजाज़त लेके भी जाते थे। और मैं जल्दी बोर्डिंग स्कूल में चला गया था, तो वहाँ पर हफ्ते में हमें एक फ़िल्म दिखाई जाती थी। 2 अक्टूबर और 15 अगस्त को हिंदी फिल्म दिखाई जाती थी, बाकी अंग्रेज़ी फिल्म दिखाई जाती थी। और जब आउटिंग होती थी हमारी तो वो एक फिक्स्ड एक रूटीन होता था कि भाई एक फ़िल्म देखनी है, दोपहर का खाना खाना है, थोड़ी बहुत घूमना है नैनीताल जो मॉल रोड वगैरह है, और फिर वापस आ जाना है। दोनों लोग नैनीताल हैं। तो वहाँ पर
सिनेमा का शौक़ हुआ। और मुझे क्या लगता है ना कि एक्टिंग का इरादा एज ए प्रोफेशन कभी था नहीं शुरू में, लेकिन मेरा जुड़ाव थिएटर से हो गया स्कूल में ही। और बोर्डिंग स्कूल में शायद ये अच्छा रहता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो। तो मुझे स्टेज पर एक मज़ा आने लगा, एक वैलिडेशन या एक वो होता है ना कि भाई हाँ यार यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं मुझे। मैं हालांकि ऑलराउंडर किस्म का आदमी था, स्पोर्ट्स भी बहुत खेलता था और पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। तो मेरे पेरेंट्स को तो ये लगता था कि भाई पढ़ाई में अच्छा है बंदा तो ये आगे जाएगा। लेकिन फिर मैं IIT का एग्ज़ाम दिया मैंने, उसमें नहीं हुआ मेरा। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि भाई ये है जो मैं करना चाहता हूँ। तब मैंने वो डिसीजन लिया और थिएटर करता ही रहा हूँ मैं बचपन से ही। फिर उसके बाद मैं प्रोफेशनल थिएटर में आया बॉम्बे आने के बाद। बॉम्बे आने का मकसद ही थिएटर करने का था और एक्टिंग करने का था। और फिर चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें होती गई, जुड़ती गई और आज यहाँ आपके सामने। पहली बार जो कैमरा फेस किया था वो क्या किस्सा था? पहली बार कैमरा फेस मतलब किसी फिल्म या इसके लिए, ये वाला कैमरे की बात कर रही हूँ, थिएटर वाले फिल्म कैमरा? फिल्म कैमरा एक शो था BBC के लिए था, वो पंकज पराशर उसे डायरेक्ट कर रहे थे। और दिस वर माय अर्ली डेज इन बॉम्बे एंड आई वाज स्टडिंग एट दैट टाइम। एंड उन्होंने मेरा एक प्ले देखा, आई थिंक इट वाज द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल, एंड ही केम एंड वॉच्ड द शो। एंड उन्होंने कहा कि एक शो कर रहा हूँ, नसीर भाई भी थे उसमें। तो उन्होंने कहा एक शो कर रहा हूँ, करना चाहोगे? तो नसीर भाई ने छेड़ा भी कि भाई देख लीजिए, इनके पास टाइम वाइम हो तो। तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल, व्हाई नॉट। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हिच अनफॉर्चुनेटली आया नहीं, डिडंट सी द लाइट ऑफ डे। बट या सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। थोड़ा सा डर भी था, नसीर भाई हैं उसमें। बट डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत रही होगी क्योंकि पहला मतलब वर्क था आपका एंड वो आया ही नहीं। मतलब लगा होगा कि यार ये प्रोफेशन जो है ना इतना अनसर्टेन। हाँ अनसर्टेन है, लेकिन मैं थिएटर कर रहा था तो मुझे उसमें मजा आ रहा था। तो मुझे हाँ, और मैं कोई चीज़ नहीं हुई तो वो शायद नहीं होनी थी इसलिए नहीं हुई, आगे बढ़ो। मुझे आई थिंक कॉलेज में जब हम लोग थे तो जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता था, मास कम्युनिकेशन कर रहा था मैं, तो मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं था। पढ़ाई नहीं समझ में आती थी क्योंकि पापा ने बोला था कि ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। पहला जब हाँ मैं आता हूँ वहाँ पे ही आ रहा हूँ। तो क्या होता था कि जब मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जाता था ना कि अच्छा ये होमवर्क है, ये करके आना है, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि अच्छा उसको PPT कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं उसको परफॉर्म कर देता था स्कूल में। तो मुझे टीचर बोलते थे ये क्या कर रहे हो। तो हम जो 2-3 लोग थे उसमें कुछ लोगों को कैमरा आता था, तो हम लोग ना, मैं ज़्यादातर उनको पुश करता था कि PPT की जगह ना इसको तुम शूट करना, मैं कुछ ऐसा परफॉर्म कर दूंगा, वहाँ पे दिखा दूंगा जाकर। क्योंकि घर वहाँ स्कूल कॉलेज में हमारे प्रोजेक्टर वगैरह होता था, बट वो वर्क नहीं करता था। वो पहला कैमरा, फिर शॉर्ट फिल्म और ये सब। बट हाँ कैमरा तो बहुत सालों तक समझा नहीं मुझे। थिएटर कर रहा था मैं, तो कैमरा तो जब मुझे समझ में आया तो मैंने थोड़ा सा थिएटर से दूर हुआ मैं, क्योंकि वो डिफरेंस ही नहीं पता था। तो सीरियल में या फिल्मों में? कोई भी जो भी आपने होता ना पहली बार। मैंने तो सबसे पहले तो मैंने सीरियल में ही किया है। मैंने शायद CID किया था। ओके हाँ। सबसे पहले मैंने CID किया था और मुझे उस समय कुछ समझ नहीं थी और मेरे को बहुत समय तक समझ नहीं रही है। मैं कैमरे के हिसाब से आज भी नहीं करती हूँ। मैं मतलब शायद अगर आप वो सीन देंगे तो मैं जैसे स्टेज पे करूँगी। नहीं, मेरा ये था कि जैसे जब आपने पहली बार फेस किया था तो वो अनुभव क्या था, कितनी बार रिजेक्शन हुआ था या क्या हुआ था, क्या रोल था? नहीं, शो करते समय तो रिजेक्शन मतलब नहीं होता है। जब शूट कर रहे हैं वो तो अब वो मतलब 2000 की बात है, तो मुझे ये याद नहीं है मैंने कितने कट्स लिए या ऐसा तो कुछ वो नहीं है। पर ऐसे कुछ अजूबा नहीं लगा था। क्योंकि मेरे लिए मैं एक्ट कर रही हूँ, वो मेरे लिए वो करना मतलब वो आगे ऑडियंस है या कैमरा है या कुछ और भी है, तो उतना वो चीज़ का वो नहीं था। परफॉर्म करने का एक जो था ना, मुझे जैसा याद आता है स्कूल में जब हम छुट्टियों के बाद जाते थे तो फिल्में देखते थे। हाँ हाँ। तो
कभी ऐसा फ्री टाइम हुआ तो नकल मारते थे। हाँ, तो दोस्त कहते थे कि यार कौन सी फिल्म देखी, ये वो, जरा act बताओ, करा। उसकी कहानी बताओ। और अगर मैं वहाँ पहुँच गया, चुप जमील जमील सुनाएगा, अभी हाँ सुनाओ। अच्छा, तो तो मैं किस्सा उसको गोई। ज़रा, हाँ, किस्सा गोई जो है ना, शायद वहाँ से आई, फिल्में देख के और उस फिल्म को फिल्म की कहानी बताने से आई। तो शायद एक इंटरेस्टिंग अंदाज था मेरा उस फिल्म कहानी को बताने का, और शायद उसको डायलॉग भी मैं उसको सुनाता था उनको। और वहीं से कहीं मेरे बैचमेट्स ने जब प्लेज होने लगे तो लोग कहते सर इसको लीजिए सर, ये अच्छी एक्टिंग करता है। तो मैंने कहा अच्छी एक्टिंग क्या, हाँ ठीक है कर लेते हैं। तो वैसे कुछ शुरुआत हुई। तो कैमरे का तो मुझे ऐसे याद ही नहीं है, मुझे कुछ अलग लगा। अच्छा, लेकिन अभी आपका जो इंटरव्यू हुई है रिसेंटली है, जो कांस में आपने दिया, तो नैनीताल से कांस तक का जो आपका सफ़र है, मुंबई वाया मुंबई होते हुए, वो काफ़ी चर्चा में है। जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से इंडस्ट्री एक तरीके से टाइप कास्ट होती है। आई रिमेंबर वैभव से जब मेरी लास्ट बात हो रही थी तो आपने भी बताया था कि इस शो के बाद गुल्लक इतना पॉपुलर हुआ, आपको अन्नू जैसे किरदार बहुत मिले जिसको आप ना करते गए। एंड आपने बताया कि आपको कैसे सालों तक की मेड के रोल मिलते रहे और आप ना नहीं कर पाई। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई साधन ही नहीं था ना। यही मेरी ब्रेड एंड बटर है। तो अब मैं एक शो मना करूंगी, मैं दूसरा शो मना करूंगी, और वो टाइम पे ये था कि आपको एक शो भी मिल जाए तो काम मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि अच्छा आपको काम मिल गया लेकिन आपको है फियर नहीं था कि मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगी? और बिकॉज आप तो थिएटर से ग्रूम होके आई थी ना। जब जिंदगी की असलियत में ये ग्रूमिंग वगैरह ये सब दिमाग में नहीं आता है। जब आप रोजी रोटी कमा रहे होते हो ना, तो फिर उस समय मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ सोचा। मेरा मकसद ये था कि मुझे काम करना है। ओके। मुझे ये नहीं था कि क्योंकि थिएटर करके मैं आई थी, और थिएटर में हमें कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, सेट डिज़ाइनिंग सब सिखाते हैं। और यही वजह थी कि जब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं बहुत हो गया, मुझे नहीं करना है, तो मैंने बीच बीच में असिस्ट भी किया है। मैंने 5-6 साल चंदन अरोरा को असिस्ट किया है। मैंने रमेश देव प्रोडक्शन में कास्टिंग करी है। मैंने सत्य बोल एक संजय उपाध्याय ने फिल्म बनाई थी, उसमें कॉस्ट्यूम में हेल्प करी थी। और मैंने मसाबा की मैं मैनेजर रही। तो मैंने ऐसे अलग अलग काम बहुत किए। लेकिन हाँ, जब मुझे ऐसा थोड़ा ह्यूमिलेटिंग लगा कि मतलब मेड कितना मेड यार, तब फिर मैंने छोड़ दिया। और जैसे जो भेदभाव की भी आप बात करिए कि जो मेन लीड होता है उसको, और ये सच है। वो तो सच है, वो तो दुनिया का सच है और वो कभी बदलेगा नहीं। वो तो हर जगह होता है। देखो वो तो अभी भी क्या मतलब जो दिख गया वो सच हो जाता है और वो आपका सच हो जाता है। जो नहीं दिखता है वो लोगों के लिए अभी भी नहीं होता होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये भेदभाव कभी देखा भी नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टर वो भेदभाव देखता है। और दूसरा ये है कि जहाँ इंसान है, मानव प्रवृत्ति है, वो ये परिवारों में भी ये भेदभाव होता है, स्कूल ऑफिसेज में भी ये भेदभाव होता है। बस ये है कि मैंने बोल दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि उसी से बदलाव आता है ना, कहते बदलाव पता नहीं। हाँ, और मैंने ये कुछ सोच के या कोई परचम उठाने के लिए नहीं किया था। ये मेरे से जब पूछा कि क्या जननी है, क्या किया, तो वो बातों बातों में वो चीज़ निकल गई। शायद वो रही होगी कहीं अंदर, वो दुख रहा होगा, वो निकल गया, पर वो मैंने कोई परचम उठाने के लिए नहीं किया था। लेकिन आपकी भी जर्नी बहुत लंबी रही है ना। लाइक चलते चलते कितने साल पहले की फिल्म है, हम लोग स्कूल में कॉलेज में हुआ करते थे, वहाँ से लेकर के गैंग्स ऑफ वासेपुर अब तक श्रीकांत तक की। और अब मतलब अगर मैं कहूँ तो सही मायने में आपको भी जो रिकग्निशन है वो गुल्लक से आप मानते हैं, मतलब ज़्यादा जिस तक घर घर तक और उस तरह से घर तक गुल्लक तो ले गया है ज़रूर। उसके पहले मैं अपने माइलस्टोन्स को कमतर नहीं मानूंगा। मुझे थिएटर ने, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा थिएटर से है, थिएटर का है, और उसी ने सारे रास्ते खोले मेरे लिए। फिर लॉइंस ऑफ पंजाब नाम की एक फिल्म थी, चलते चलते थी, बेबी। कोई यादगार किस्सा अगर आपका हो कोई फिल्म का कि ये मतलब मज़ा आ गया था करके? और गैंग्स करने में बहुत मज़ा, गैंग्स ऑफ वासेपुर करने में बहुत मज़ा आया था, बेबी करने में बहुत मज़ा आया था मुझे, रामलीला में संजय के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। तो वही कि मेरे डायरेक्टर्स मुझे अच्छे मिले, कुछ ख़राब डिसीजंस या गलत डिसीजंस भी रहे मेरे, वो शायद और आपका अनुभव क्या, मतलब जैसे सुनीता जी का एक अनुभव रहा, आपका अनुभव क्या रहा फिल्मों का? मेरा अनुभव भेदभाव ऐसा नहीं, मैंने कभी उसको टू ईच हिज ओन आई गेस, मैंने कभी नेगेटिवली किसी चीज़ को नहीं लिया। मैं इसको उसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं कि
एक घर में 2 भाई हैं या भाई बहन हैं या बीवी है, जो कमाता है ना, उसकी एक वैल्यू अलग हो जाती है परिवार में। आप वो सच्चाई है, उसको आप माने या ना माने, ओके। वो एक सच्चाई है कि भाई ये मेरी बेटी कमाती है तो बाकी लोग नहीं कमा रहे हैं, तो उस बेटी के कमाने उसकी जो वैल्यू है और या उसकी रिस्पेक्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो भले ही आप चाहते नहीं है कि वो डिस्टिंक्शन हो, लेकिन वो शायद कहीं हो लेकिन जाता यहाँ तो बात ये है ना कि हुनर है लेकिन मौका मिलना है। अग्री करते हैं आप लोग दोनों, क्योंकि हुनर को वो पहचानने में वक्त लगाया इंडस्ट्री ने आप दोनों को? मैं ये नहीं कहूँगा कि हुनर को पहचानने में देर लगाया। मैं ये कहूँगा कि शायद मेरे अंदर कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से मैं वो चीज़ें नहीं पा पाया उतनी जल्दी शायद जो मुझे मिल पाती। मैं किसी और को इल्ज़ाम देने से बेहतर है कि मैं ख़ुद पर उंगली उठाऊं और ख़ुद का मंथन करूं और समझूं इस बात को कि कहाँ मैं गलत गया। आप मानती हैं कि वक्त लगाया? बिकॉज आज देखिए आप कांस तक होके आ रही हैं, अपनी फिल्म की वजह से आ रही हैं, एंड आज मतलब चर्चा हो रही है बड़े दिनों बाद फिल्मों के लिए कांस में चर्चा हो रही है, नहीं तो यूजुअली फैशन परेड की चर्चा होती है। एज एन एक्टर आप कैसे देखती हैं और जो आपका ओवरऑल अनुभव रहा? नहीं, ये तो उपलब्धि लगती है और बहुत बड़ी बात है ये। बाकी देखिए टाइम लगाना मतलब ये हर इंसान की किस्मत पे भी होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे से भी लागुना अच्छे एक्ट्रेसेस होंगी और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट शायद अभी होंगे जो पाइपलाइन में होंगे, यू नो। तो वो ये टाइम की बात होती है। तो उस हिसाब से तो मैं किसी चीज़ को ऐसा मतलब पॉइंट आउट नहीं करूँगी कि मुझको पहचानने में टाइम लगा है या कुछ। ये हर एक जर्नी होती है और वो किसी की ऐसे जर्नी होती है कि पहला कदम रखा और उनको बहुत अच्छा उनका अनुभव होता है। और कभी कभी ये होता है आपको 25 कदम चल के आपकी मंजिल की तरफ एक रास्ता दिखाई देता है, अच्छा वहाँ जाए तो वो है। तो बट दैट इज पार्ट ऑफ अ लाइफ, वो तो जिंदगी है ना, वो सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है ना कि आप ग्रो कर रहे हैं और आप जो सफ़र तय कर रहे हैं उसमें कभी कभी ये होता है कि आप फट से ऊपर गए और फिर लड़खड़ा गए और फिर गिर गए, तो वो भी होता है। तो सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। धीरे-धीरे भी जर्नी पूरी होती है। और आप जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं अभी, उस मुकाम की इज्जत करें आप बस, और टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड मूव ऑन। मैं एक छोटी सी चीज़ पूछूं, जैसे मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी तो उसमें आप ये भी बता दी आपकी बहन है जो बहुत खूबसूरत है, तो जो हमारा ये ना रंग रूप काठी पे भी बहुत जोर रहता है हमारी इंडस्ट्री में भी। मैं देखो वो तो रहेगा ही ना। आप मुझे बताओ, आपको गुलाब का फूल और गोभी का फूल में अंतर नहीं लगता है क्या? दैट इज ये तो नेचर है, ये तो मतलब रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि खूबसूरती तो खूबसूरती है। मतलब एक ये बोल देना कि अरे देखने वाले की नज़र में खूबसूरती होती है, वो ये किताबी बात है। एक खूबसूरती जो होती है वो होती है, उसे आप नकार नहीं सकते। और मुझे एक बड़े प्यारे एक्टर ने मुझे ये बात कही थी, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए कामयाबी इस बात की है, उसने खुद को और मुझे कहा कि देखिए वी आर स्टिल रेलेवेंट आफ्टर सो मेनी इयर्स, वी आर इन डिमांड, पीपल वांट टू वॉच अस, पीपल लव अस। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि आई एम स्टिल रेलेवेंट एंड पीपल स्टिल वांट टू वर्क विद मी। चलिए हम एक आखिरी सवाल, क्योंकि गुल्लक का 4था सीजन आप लोग लेके आ रहे हैं, गुल्लक आप लोग की जिंदगी में कितना मायने, कितना मतलब बिकॉज क्या बदलाव लेके आए, और अगर अपने कैरेक्टर के हिसाब से आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा। और आई एम श्योर आप सबके पास गुल्लक होगा, उससे जुड़ी हुई अगर कुछ जो किस्सा जो याद है आपकी। गुल्लक देखिए, गुल्लक तो इस वक्त जो है कोहिनूर का हीरा है हमारे ताज पर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ताज पे ये दूसरा कोहिनूर। हाँ, तो गुल्लक वाकई, क्योंकि जितना प्यार मिला है गुल्लक के ज़रिए, इट इज़ अनपैरेलल्ड। और हमारी ज़िंदगी में उसका बदलाव भी आया है कि ऑब्वियसली चीज़ें और खुल गई हैं। एज एन एक्टर आप ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, पहले से ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। और सिखाता है गुल्लक, पेरेंटिंग सिखा रहा है मुझे, और औलाद के तौर पे या शौहर के तौर पे
मैं सीख लेके ही जाता हूँ उसमें। वो मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है, ओके लव, गुल्लक इज लव, ऑल हार्ट। वो ये गुल्लक प्यार है, वो प्यार जो हमको ऑडियंस से मिला है, लोगों से मिला है। एंड मेरी दुआ है, मेरी शुभकामना है कि ये प्यार बढ़ता रहे, सीजन दर Thank सीजन you so आते रहे, much. हम ऐसे ही इंशाल्लाह। बतियाते रहें। बिल्कुल All the बिल्कुल very बिल्कुल। best. थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक मच, यू सो थैंक मच। यू, बहुत बहुत शुक्रिया।